हे हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो से पहले हमने 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको कवर किया था और उसके बाद हमने देखा कि जब 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड जो हुआ उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही एक तरीके से विभाजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, उथल-पुथल मच जाती है और कई सारे लीडर्स ने गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया। साथ में हमने ये भी देखा था कि जब ये असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था, तो उस समय क्या था कि कई सारे जो लीडर्स थे जैसे कि एनी बेसेंट की बात करें, जिन्ना की बात करें, बिपिन चंद्र पाल की बात करें, इन सब लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस से। लेकिन उस समय जो चित्तरंजन दास थे, बंगाल के क्रांतिकारी सीआर दास, इन्होंने असहयोग आंदोलन का पहला तो मतलब ये विरोध किया था, लेकिन बाद में इन्होंने समर्थन किया। अब लेकिन चूँकि असहयोग आंदोलन एब्रप्टली यानी कि अचानक से बंद कर दिया गया, तो भाई चित्तरंजन दास को प्रॉब्लम हो गई। और दूसरे एक नेता थे मोतीलाल नेहरू भी समर्थन कर रहे थे। तो बाद में अब ये जो 2 नेता हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्हीं 2 लोगों के नेतृत्व में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक स्वराज पार्टी का गठन होगा। ठीक है? तो अब ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं। जब 1922 में ये आंदोलन को बंद कर दिया गया, तो अब कांग्रेस में 2 चीज़ें चल रही थी उस समय। एक लोग ये कह रहे थे कि जब अब गांधी जी ने भी अपनी कांग्रेस को ये डायरेक्शन दिया था कि हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट करने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब ये है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में कह रहे थे जैसे हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी, अनटचेबिलिटी छुआछूत को खत्म करने को, खादी को पॉपुलर बनाइए, इस प्रकार के काम हम करेंगे अब। लेकिन जो ये जो दूसरा वर्ग था वो कह रहे थे कि ये काम तो ठीक है, लेकिन हमारी जो विधानसभा है ना, हमें उनमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का बॉयकॉट करने का जो निर्णय है, वो हमने असहयोग आंदोलन के समय में लिया था। तो अब ये लोग कह रहे थे कि भई जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया है, तो अभी भी हम विधानसभा को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? यानी कि हमें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो नेता थे, ये नेता थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। अब इन्हीं दोनों इसी चीज़ पर कि क्या विधानसभा में हमें एंटर करना चाहिए? दूसरे लोग क ये गांधी जी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए और जो सीआर और मोतीलाल नेहरू वो कह रहे हैं हमें करना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल के 1920 में हुए चुनावों का बहिष्कार किया। देखो हुआ ये था 1919 के इलेक्शंस हुए थे। सॉरी 1919 का एक्ट आया था। इस 1919 के एक्ट में ये कहा गया था कि केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शंस होंगे और प्रांतीय विधानमंडल में भी इलेक्शंस होंगे। इस चीज़ का बहिष्कार किसने? कांग्रेस ने किया था कि नहीं हमें उस पार्टिसिपेशन उसमें भाग ही नहीं लेना है हमें। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि 1919 का जो इलेक्शन ये जो है ना, इसी के अनुसार 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, वो इसी एक्ट के अनुसार इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, ना कि 1935 के एक्ट के अनुसार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अलग हुए नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने 19 से 20 के चुनावों में हिस्सा लिया। तो देखो कांग्रेस से नेशनल लिबरेशन फेडरेशन सुरेंद्र बनर्जी अलग हो चुके थे। ये कब 1918 में। 1918 में कब ये अलग हुए थे? जब मोंटेस्क्यू रिफॉर्म्स मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सॉरी जब ये मोंटेस्क्यू की घोषणा हुई थी 1917 की, तो इसको सपोर्ट कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनसे ये संतुष्ट थे। तो इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी थी और इसने 1920 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पार्टिसिपेट भी किया। अब क्या होता है 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ, अभी हम लोग पहले डिस्कस करके आए थे और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसका कौन अध्यक्षता कर रहे थे? हकीम अजमल खान। क्यों कर रहे थे हकीम अजमल खान अध्यक्षता इसकी? क्योंकि एक्चुअल में अध्यक्ष तो थे उस समय सीआर दास, लेकिन वो चूंकि जेल में थे इस वजह से। इसी अधिवेशन में मौलाना हज़रत मोहानी ने प्रस्तावित किया, ये प्रस्ताव किसने रखा? मौलाना हज़रत मोहानी ने, कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। अर्थात संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव। तो अब याद कैसे करेंगे? ये किसने प्रस्ताव दिया था पहली बार? किसी की हसरत है कि संपूर्ण स्वराज ना कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। किसी की हसरत है तो हज़रत मोहानी ने। जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की बात करी का गठन किया। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे हकीम अजमल खां और इसके जो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट वो मोतीलाल ने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने। इसके अन्य सदस्य कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे, सी राजा गोपालचारी थे, विट्ठल भाई पटेल थे और कस्तूरी रंगा। अब एक चीज याद रखना कि सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? हकीम अजमल खान। तो अब बताना जो हकीम होते हैं, नीम हकीम होते हैं, उनकी जो आज्ञा होता है उसकी कोई अवज्ञा कर सकता है? नहीं, क्योंकि फिर आपको डिसीज़ेज़ भी और गहरी हो जाएँगी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करता कौन है? मोतीलाल नेहरू। किसकी? सविनय अवज्ञा जांच समिति की। अब देखते हैं कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट। अब परिवर्तनवादी गुट किसे कहा गया है? जो लोग विधानसभाओं में
शामिल होने की बात कर रहे थे वो परिवर्तन गुट था, और जो लोग कह रहे थे कि हमें विधानसभा में शामिल नहीं होना है, इनको अपरिवर्तन कहा गया। देखते हैं। तो वो बैकग्राउंड मैंने बता दिया था। इस ग्रुप के सूत्रधार कौन है? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास थे। और ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें 1900 जब हमारा 1922 में ये आंदोलन खत्म हो गया, तो अब हमें विधानसभा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसी की बात कर रहे थे। और उनका ये मानना था कि हमें जाना क्यों चाहिए? तो उनका ये उद्देश्य था कि विधानमंडलों तक पहुंचकर 1919 के सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहिए हमें। तो 1919 में हमें झुंझुनू पकड़ा दिया गया है एक्ट के थ्रू, और परिषद के सभी कामों में रुकावट डालेंगे, और इस तरीके से नौकरशाही को बेनकाब करेंगे, और असहयोग को विधानमंडल में भी पहुंचाना था। वो कह रहे थे अभी तो आप असहयोग आंदोलन, अगर आप विधानसभाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप विधानमंडल के बाहर तक असहयोग है, लेकिन हमें अंदर ले जाना है तो हमें इसमें पार्टिसिपेशन करना होगा। अब इनका ये प्रोसेस था, आइदर मेंड और एंड। ये टैगलाइन है स्वराजियों का। या तो सुधार देंगे, नहीं होगा तो हम काम ही नहीं करने देंगे, विधानसभाओं को ही खत्म कर देंगे, मतलब पैरालाइज कर देंगे। 16 दिसंबर 1922 को मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने इंडिपेंडेंट पार्टी बना ली कांग्रेस से अलग होकर। दिसंबर के महीना में आमतौर पर हमने देखा कि कांग्रेस के सेशन आयोजित किए जाते थे। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल व सीआर दास ने चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकार कर देती है कांग्रेस के लोग। अब जब भाई इन्होंने पहले तो ये कोशिश की थी कांग्रेस के अंदर ही हम ये राजी कर लें सबको कि हमें विधानमंडलों में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बट जब ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। कांग्रेस का अपरिवर्तनवादी गुट कौन थे? परिवर्तनवादी गुट में समझ लिया हमने कि लोग विधानमंडलों में एंट्री करना चाहते थे, विधानमंडलों में एंट्री करके असहयोग को विधानमंडलों के अंदर ले जाना चाहते थे, और वो चाहते थे आइदर मेंड और एंड वाली बात थी, या तो सुधर जाएंगे ब्रिटिशर्स या फिर इनका अंत कर देंगे। दो बड़े नेता कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वहीं पर कांग्रेस का अपरिवर्तनवादी जो गुट है, इसमें जो नेता है सी राजा गोपालचारी है, गांधी जी के बड़े करीबी थे। डॉक्टर, हालांकि सी राजा गोपालचारी ने, हम देखेंगे कि गांधी जी ने जो अचानक से मूवमेंट बंद कर दिया था उसकी भर्त्सना की है, लेकिन ये फिर भी अपरिवर्तनवादी गुट के नेता थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और जैसे ये सब परिवर्तनवादी गुट के थे। ठीक है। और परिवर्तनवादी कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खान, हकीम अजमल खान। ठीक है। के विचारों को अस्वीकार कर गांधी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातना, जो अपरिवर्तनवादी थे वो कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए कि विधानसभाओं में हिस्सा नहीं लेके चरखा कातो, हरिजन का उद्धार करो, मध्य त्याग जैसे कार्यक्रम करने चाहिए। आप परिवर्तनवादियों ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। इसके सदस्यों में राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गंगाधर राव और जमनालाल बजाज भी प्रमुख थे, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। आप परिवर्तनवादियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को पूरा करने व उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश का दौरा भी किया था। तो जो अपरिवर्तनवादी गुट था वो पूरी तरीके से अपने जान माल के साथ में ये रचनात्मक कार्यों में लग गया था। लेकिन वहीं पर जो अपरिवर्तनवादी थे भाई, उनको नींद नहीं आ रही थी, न दिन का चैन न रात का सुकून है। तो अपरिवर्तनवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया। नागपुर सत्याग्रह में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई। हालांकि ये जो आंदोलन था, यानी कि झंडा सत्याग्रह, स्टार्ट तो हुआ था जबलपुर से, लेकिन ये नागपुर में भी आयोजित किया गया 1923 में। इसको हमने कहा झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह का 1923 में यह सत्याग्रह कांग्रेस ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध हुआ। इस सत्याग्रह में स्थानीय कांग्रेसियों ने नागपुर चलो का नारा दिया। देखो भाई, जनरली जो थे जो सत्याग्रह पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, वो कांग्रेस का जो झंडा हुआ करता था उसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने इस पर बैन लगाने की कोशिश की, इसको रोकना चाहा, तो फिर झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया। ठीक है। अब स्वराज पार्टी के गठन की बात करते हैं। स्वराज पार्टी में सीआर दास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है कि स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल। स्वराज आम लोगों के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर द क्लासेस। ये वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। स्वराज इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। स्वराज जो है गवर्नमेंट है, सरकार है। स्वराज का मतलब क्या है? सरकार किसकी? जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार। तो स्वराज इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये कथन है सीआर दास का। तो इससे सीआर दास क्या चाह रहे हैं? बाय द पीपल का मतलब क्या हो गया कि ये इंडियंस जो हैं ये जनता ही है। बाय द पीपल का मतलब है के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए। अब ये जनता के द्वारा आप चुन कैसे पाएंगे? जब आप विधानसभाओं में हिस्सा तो लो, वहां पे इलेक्ट होगे तो था, तब ना जनता आपको वोट देगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सीआर दास का। चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर, जब उन्होंने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा था कि हमें विधानमंडलों में जाना चाहिए, तो कांग्रेस ने उसको अस्वीकार कर दिया। इस पर गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, गया कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। और मोतीलाल ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं।
ठीक है? एवं 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा कर दी जाती है और 15 दिसंबर को उन्होंने बना दी थी, इससे पहले इंडिपेंडेंट पार्टी। अब देखो, सीआर दास 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन है उसके भी अध्यक्ष थे, 1922 का जो गया अधिवेशन है इसके भी अध्यक्ष थे। कौन? सीआर दास। तो सीआर दास ने 2 बार अध्यक्षता करी है, लेकिन 1921 में चूंकि ये जेल में थे, इसी वजह से इनका जो किया है वो किया है हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता 1921 के अहमदाबाद सेशन की। आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, अब स्वराज पार्टी बन गई है, उसके मूल आधार हैं अध्यक्ष सीआर दास और मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। ठीक है? यहाँ पर हमने ये देखा था हकीम अजमल खान। ओके। हाँ, अब देखते हैं। सीआर दास को देशबंधु भी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो कथन है स्टेटमेंट एनसीईआरटी में गिवन है। परिवर्तनवादियों में सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना तो उन्होंने करी है 31 दिसंबर 1922 को, लेकिन जब ये कहा जाए कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई है? इलाहाबाद। सीआर दास स्वराज, देखो ये अलग तो हुए थे 31 दिसंबर को, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर लूं, कांग्रेस से अलग हो गए 31 दिसंबर को, लेकिन स्थापना उन्होंने स्वराज पार्टी की कब की है? मार्च 1923 में आकर। इस वजह से स्वराज पार्टी का स्थापना वर्ष जो है वो हम 1923 मानते हैं। वो कहाँ पर? इलाहाबाद में। या देखो, स्वराज पार्टी अलग पूछेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ रहे पूरा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना एक ही बात है। सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू उसके कौन बने? सचिव। हकीम अजमल खां भी स्वराज पार्टी में शामिल थी, बताया था। एनसी केलकर एवं विट्ठल भाई पटेल, दो नेता, इन्होंने भी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। कौन कौन? एनसी केलकर और विट्ठल भाई पटेल। स्वराज पार्टी को मालवीय, जयका, श्रीनिवास अयंगर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। हालांकि जिन्ना ने भी इस स्वराज पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट किया था, क्योंकि जिन्ना भी हमेशा से खिलाफत के विरोधी थी, असहयोग के भी विरोध। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोका था तो जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था। इस प्रकार कांग्रेस में परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी 2 दल बन गए, यानी कि चेंजर और नो चेंजर्स। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में ही प्रचारित किया तथा अहिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। अब सबसे बड़ी बात है, स्वराज पार्टी बन तो गई थी, लेकिन इन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो कांग्रेस से बाहर। उन्होंने हमेशा ये क्लेम किया कि कांग्रेस का वो अभिन्न अंग है। इस बात पे फोकस रहना चाहिए हमारा। और साथ में जो अहिंसा और असहयोग जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत थे, इनमें भी अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। सितंबर 1923 दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन आयोजित होता है। इसमें स्वराज पार्टी व उनके कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दे दी जाती है कि ठीक है, ये जो स्वराज पार्टी है कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करेगी। इस प्रकार कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। तो कांग्रेस का एक विभाजन जो 1907 में हुआ था, वो दूसरा विभाजन स्वराज्यों की वजह से हो सकता था या नॉन स्वराजिस्ट की वजह से हो सकता था, लेकिन इसी वजह से इसी विभाजन को बचाने के लिए सितंबर में स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था मौलाना आजाद की अध्यक्षता में, और इस तरीके से इनको कांग्रेस का दूसरा विभाजन रोका रोका गया। कांग्रेस ने स्वराज दल के कार्यों को अड़ंगा डालने की नीति बताया था। डॉक्टर जकारिया का कहना था कि स्वराजवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते थे और खाना भी चाहते थे। कथन है डॉक्टर जकारिया का। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने व मतदान करने की अनुमति 1923-24 ईस्वी में फाइनली दे दी जाती है। पूछेगा कि किस अधिवेशन में ये अनुमति दी थी? तो देखो, अब 1923 का एक तो विशेष अधिवेशन एग्जाम ऑप्शंस में देगा, एक देगा ये जो नॉर्मल अधिवेशन होता था दिसंबर वाला। तो सितंबर वाला स्पेशल इस वजह से बनाया गया था कि भाई कहीं स्वराजवादी हमसे अलग ना हो जाएं। तो इसमें 1923 का स्पेशल सेशन में स्वराजवादियों को अपने अंतर्गत उन्होंने मान लिया था, और इसमें आजाद चुनाव लड़ने और मतदान करने की आजादी कब दी? काकीनाडा में। 1923 ईस्वी के विधानमंडल चुनावों में स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली क्या? कि वे केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में सरकार के कामकाज को बाधित करेंगे। वही बताया था, एंड और मेंड, या तो सॉरी मेंड और एंड, या तो पहले सुधार करेंगे, नहीं होगा तो खत्म करेंगे। 1923 ईस्वी के सॉरी 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की। बड़ा बहुमत था भाई, ठीक है ना? तो बड़ी, अब ये भी पूछ रहे थे कि कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? 42। अब देखो, 23 में बनाया और 42 सीटें। प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत यानी कि आज का एमपी में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ये पूछेगा कि कहां पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो मध्य प्रांत में। बंगाल में भी सबसे बड़े दल थे के रूप में उभरे, और बंबई व उत्तर प्रदेश में भी उनका जो प्रदर्शन था संतोषजनक था। तो पूर्ण बहुमत कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बंगाल में सबसे बड़ा दल, और अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने उत्तर प्रदेश और मुंबई के अंदर।
स्वराज पार्टियों को मद्रास और पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। तो अच्छी वो परफॉर्मेंस कहाँ नहीं कर पाए थे? मद्रास और पंजाब में। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी का नेता था मोतीलाल नेहरू, जबकि बंगाल विधानमंडल में स्वराज पार्टी के नेता थे चित्तरंजन दास। ये अध्यक्ष हुआ करते थे और ये सचिव। गांधी दास समझौता क्या था? दास सी आर दास। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक मध्य बंबई में एक समझौता किया। ठीक है, इन तीनों दलों के मध्य एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह तय हुआ गया कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी तथा स्वराज पार्टी का अलग सचिवालय होगा। अब बात ये है कि स्वायत्त निकाय इनका जो इंस्टीट्यूट है वो तो अलग है, लेकिन इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो कांग्रेस ही रहेगा। कामकाज का तरीका सब इनका अलग होगा, अपने तरीके से अलग सचिवालय होगा, लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत ही रहेंगे ये, ठीक है। यह समझौता गांधी-दास समझौता के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपको ये नहीं समझना है कि इसमें ये हो गया कि वो कांग्रेस से अलग होगा, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस इससे स्वतंत्र होकर, मतलब जो कामकाज तरीके का तरीका है ये, अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी, स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस, ठीक है। आगे बात करते हैं 1924 में कांग्रेस के बेलगांव में हुए वार्षिक अधिवेशन में गांधी-दास समझौते की पुष्टि कर दी जाती है और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी की। गाँव में अधिवेशन हुआ था। तो नहीं, 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ये ग्राम में नहीं हुआ था, ग्राम में हुआ था उसका हरिपुर। 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। ये 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो असेंबली के अध्यक्ष चुने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विट्ठल भाई पटेल। नगर पालिका चुनावों में सी आर दास कलकत्ता के मेयर, अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल और पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेयर चुने जाते हैं। ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजियों ने 1924 ईस्वी में एक संशोधन प्रस्तुत किया और मांग की क्या मांग की कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए उसमें जो भारतीय संविधान सभा यानी कि भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रकार की जो मांग थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, इसकी सबसे पहले डिमांड किसने करी थी? हु वाज द फर्स्ट पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन? तो हम बोलेंगे स्वराजियों ने। कब? 1924 में। स्वराज्यों की विधानमंडल में प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? अर्जुन भाई इलेक्ट होकर पहुंच तो गए, इन्होंने क्या क्या अचीव किया? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था उसकी जांच के लिए 1924 में एक मुड्डीमैन कमेटी का नियुक्ति की गई थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सर अलेक्जेंडर मुड्डीमैन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के गृह सचिव हुआ करते थे उस समय। इनकी अध्यक्षता में ये मुड्डीमैन कमेटी आई। दूसरी बात है, अब इसमें स्वराजियों ने डिमांड करी थी ना, इसी वजह से ये मुड्डीमैन कमेटी आई थी। कपास पर लगे उत्पादक शुल्क की समाप्ति पर नमक कर में कटौती, तो नमक कर में कटौती भी करवा दी और कपास पर जो प्रोडक्शन जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कपास का जो भी काम होता था, वो कपड़े भी बनाओगे तो उस पे जो टैक्स लगता था, इसकी समाप्ति करवा दी थी। तो ये बड़ा अचीवमेंट था और श्रमिकों व मजदूरों संघों के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। तो 3 बड़ी अचीवमेंट स्वराजियों की देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम्स टाइप में भी पूछ लेते हैं। तो एक मुड्डीमैन कमेटी, एक्साइज टैक्स ऑन ये कॉटन खत्म कर दिया, सॉल्ट टैक्स में कमी कर दी और श्रमिकों और मजदूरों के संघ के लिए भी कार्य किया। अब मुड्डीमैन कमेटी रिफॉर्म जरा लगे हाथ देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता हो गया कि क्यों आई थी। ये 1919 में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसी की जांच के लिए आई थी। इनमें 4 भारतीय सदस्य भी थे मुड्डीमैन कमेटी में। जैसे सिर्फ सब देखो जितने भी कमिटीज बनी है उनमें से सिर्फ साइमन कमीशन ऐसा था जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बाकी सब में भारतीय सदस्य थे। 4 सदस्य कौन है? पीएस टीचर, पस्तज, ठीक है, पस्तज। पी पी से है आपका परांजपे, एस से है शिव स्वामी अय्यर, टी से है तेज बहादुर सप्रू और जेड से है जिन्ना। ठीक है, तो पस्तज है इसके मुड्डीमैन। अब इसमें से जो रिपोर्ट थी इसने अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, एक मेजॉरिटी रिपोर्ट थी, एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी रिपोर्ट देखते हैं। इसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट की 2 द्वैध शासन सही लागू नहीं हुआ ये कहा था। मेजॉरिटी रिपोर्ट में कहा था कि द्वैध शासन जो लागू किया जाना था वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ है तथा इसे लागू होने का सही अवसर भी नहीं मिला है अतः इसने केवल छोटे सुधार की सिफारिश की। उन्होंने ये तो कहा कि द्वैध शासन लागू नहीं हुआ है और साथ में ये भी कहा कि ये लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसे सही टाइम नहीं मिला है। इस वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ इसमें छोटे-मोटे सुधार कर दो, कुछ समय इनको और दो और ये अपने आप सही तरीके से लागू हो सकता है। माइनॉरिटी रिपोर्ट में इसमें गैर अधिकारी भारतीयों की राय शामिल थी, यानी कि जो ऐसे भारतीय जो अधिकारी नहीं थे उनकी राय शामिल की गई थी। इसमें इन्होंने द्वैध शासन को पूर्ण विफल बताया था। तो द्वैध शासन को पूर्ण विफल किस रिपोर्ट ने बताया? मेजॉरिटी रिपोर्ट ने कि माइनॉरिटी रिपोर्ट ने? माइनॉरिटी रिपोर्ट ने बताया था। मुड्डीमैन समिति की सिफारिशें क्या थी कि द्वैध शासन की आलोचना करी इसने, राइट। 1919 के अधिनियम के ढांचों में मूलभूत परिवर्तन की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही। मूलभूत परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात, आमूलचूल परिवर्तन हो गया।
इस हेतु एक शाही आयोग के गठन की भी सिफारिश की गई थी। स्वराज पार्टी में संकट कब आया? 1923 में जो पार्टी बनती है, इलेक्शंस में पहुंची, विधानसभा में पहुंचती है, लेकिन अब इसके सामने एक संकट प्रस्तुत होता है। और वो कब? जून 1925 में सी आर दास की मृत्यु के बाद ही संकट आता है। पार्टी कमजोर हो जाती है उनकी डेथ के बाद, और ये पार्टी बाद में अपने आप में दो गुटों में बढ़ जाती है। अब दो गुट कौन कौन से थे जरा देखना। एक थे रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, ठीक है, और दूसरे थे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। अब रिस्पॉन्सिबिलिस्ट का मतलब, रिस्पॉन्स का मतलब होता है उत्तर देना, यानी कि सरकार के साथ सहयोग करने चाहते थे जो लोग, जिनको हम प्रत्युत्तरवादी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट कह सकते हैं। दूसरे लोग थे जो सरकार के साथ रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते थे। ये जो गुट था, ये हिंदू हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना चाह रहे थे। तो जो हिंदू हितों की रक्षा करना चाहते थे, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिस्ट बोला है। और इस वजह से वो चाह रहे थे कि हम सरकार के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं और सरकार के साथ सहयोग किया जाए। इस गुट में थे एम सी केलकर, एम आर जयकर और मदन मोहन मालवीय। ये थे कौन? रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप के लोग थे, जो हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ कह सकते हैं टाई अप करना चाहते थे। लेकिन बंबई के स्वराजवादियों ने भी प्रत्युत्तरवादी या प्रतियोगी सहयोग यानी कि रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति का समर्थन किया, तथा मध्य प्रांत में तो विधानसभा में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन? श्री एस वी तांबे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बन गए। तो जो बंबई के स्वराजवादी थे, उन्होंने भी रिस्पॉन्सिविस्ट को समर्थन दिया था। और कौन गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे? यूनिक नेम है, श्री एस बी तांबे। तो तांबे बन गए थे कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। लेकिन मोतीलाल नेहरू इनके समर्थन में नहीं थे। तो मोतीलाल नेहरू ने पहले तो इन सहयोगियों को डांटा और इनका विरोध भी किया, लेकिन बाद में सहयोगियों से उन्होंने समझौता कर लिया, जिसको हम साबरमती समझौता कहते हैं। तो जो साबरमती समझौता है, साबरमती समझौता स्वराज पार्टी के अंदर इनके जो दो दल थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिस्ट था, एक नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट था, इनके मध्य होने वाला समझौता है साबरमती समझौता। और गांधी-दास समझौता अभी हम देख कर आए हैं, दास और गांधी समझौता जो हुआ था, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। तो साबरमती समझौता समझ में आ गया। इस समझौते में लाला लाजपत राय, केलकर, डॉक्टर मुंजे, सरोजिनी नायडू, एस एस अणे एम एस अणे, इन सब लोगों ने भाग लिया था। गांधी जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे वहां पर जब ये समझौता साइन हुआ। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ क्या, कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में उत्तरदायित्व सौंपने को तैयार हो तो उससे सहयोग किया जा सकता है, और गवर्नर की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार किया जा सकता है। बोले सहयोग तो करेंगे, लेकिन शर्त क्या है, कि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में उत्तरदायित्व सौंपे, यानी कि मंत्रियों को रिस्पॉन्सिबल बनाए चीजों के लिए, उनके हाथ में पावर हो, वो कुछ कर सके, तो वहां पे आप सम्मिलित हो सरकार में, बने तो नहीं हो। बाद में मालवीय व लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसके पास राजनीतिक नरमवाद और स्पष्ट हिंदूवाद का मिला जुला कार्यक्रम थे। तो स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? एक तो इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? कांग्रेस से इंडिपेंडेंट की बात जो कसमसस रही थी, वो स्वराजियों ने किया था। देखो, इंडिपेंडेंट और स्वराज, ये है ना, स्व खुद का, इंडिपेंडेंट भी खुद का। तो स्वतंत्र पार्टी की बात करी है, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। तो इंडिपेंडेंट पार्टी अलग है, इंडिपेंडेंट पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। और स्वतंत्र पार्टी कौन? मदन मोहन मालवीय और लाला। तो लाला जी भी स्वतंत्र थे और मालवीय जी। और इनका जो मूल मतलब किसके लिए, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी राजनीतिक नरमवाद होना चाहिए, और इस हिंदू वोट का जो हित थे उनका रक्षा होनी चाहिए। प्रतियोगी सहयोग के समर्थक जयकर, मुंजे और केलकर भी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, ठीक है, इनकी स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के। सरकार के साथ सहयोग ना करने वाला गुट गुट को हमने नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट कहा गया था, ठीक है। 1924 के चुनावों में स्वराज पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि उसे विद्रोही कार्यकर्ताओं व हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ गया था। और 1926 में ही स्वराज पार्टी एक तरह से समाप्त हो गई, मतलब छुट्टी फुट बची होगी एक आध। 1925 में मोतीलाल नेहरू थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई एक स्कीम समिति आई थी, जिसको इंडियन सेंट्रल समिति, ठीक, स्कीम समिति या फिर इंडियन सेंट्रल समिति एक ही समिति है। तो मोतीलाल नेहरू उसके सदस्य, और ये कब आई थी? 1925 में। किस लिए आई थी? सेना के भारतीयकरण के लिए। इस समिति के अन्य भारतीय सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना भी थे इसमें, रामास्वामी अयंगर भी थे, और एम चंद्र राव भी थे। भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष थे। अब याद रखना, इसमें ये पूछ लेगा मोतीलाल नेहरू की जगह आपको एग्जाम में दे देता है जवाहरलाल नेहरू। नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो 1929 के बाद से आएंगे पिक्चर पर। 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल। कब? 1928 में। ये क्यों प्रस्तुत किया गया था? ये ब्रिटिशर जो भी फॉरेनर्स थे, और जो फॉरेनर्स भारतीयों को आंदोलन में मदद कर रहे थे, उनको बाहर भगाने के लिए का सभी राष्ट्रीय शक्तियों ने विरोध भी किया था। और मोतीलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रीयवाद पर सीधा हमला और भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1928 को किसने? मोतीलाल नेहरू ने।
स्वराजवादी अपने लक्ष्य व कार्यक्रमों में पूरा अवसर मिलने के बाद भी असफल रहे थे। इनकी असफलता के बाद कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी को मिल जाती है। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई। वहाँ पर एक गुट जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता के नेतृत्व में, जिसको अनुशीलन समिति से जुड़ जाते हैं वो, और दूसरा जो गुट था वो सुभाष चंद्र के बोस के नेतृत्व में युगांतर समूह था। ठीक? तो युगांतर समूह जो बहुत रेडिकल था, उसके अध्यक्षता मतलब उसका गुट की बागडोर है बोस के हाथ में, और अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में भी हुई थी, वो मोहन सेन गुप्त के हाथ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के बाद कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करने की भी बात चलाई थी। इनमें कौन-कौन थे? आसफ अली थे, एस सत्यमूर्ति थे, एम.ए. अंसारी थे, के.एम. मुंशी और बी.सी. राय और रामास्वामी अयंगर। 1933 में सत्यमूर्ति ने मद्रास स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सत्यमूर्ति ने मद्रास स्वराज पार्टी 1933 में। के.एम. मुंशी और सत्यमूर्ति जो 2 ऐसे नेता थे जिनको कांग्रेस के अंदर ही संविधानवादी समझा जाता था कि संविधान से चलने वाले लोग हैं। ठीक है? तो ये था हमारा स्वराज पार्टी के बाद जो भी चीजें थी असहयोग आंदोलन के टाइम की, और इसके बाद हम साइमन कमीशन का आगमन आगे देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी मदद कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करके रीच बढ़ाने में। थैंक यू।